हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे हैं, घर पे हैं और डेफिनेटली से। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक बहुत ही बेहतरीन लॉ आपको बताया, लाप्लास लॉ। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लॉ आपको बायोट-सेवर्ट लॉ को प्रूव भी कराता है और कहीं ना कहीं उस लॉ से कंपटीशन में क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आपने मिस किया तो जाके जल्दी से उसको देख लो क्योंकि उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया। आज के लेक्चर में हम लोग किस तरीके से बायोट-सेवर्ट लॉ को प्रूव करते हैं लाप्लास के जरिए, उसको समझाने वाले हैं। मतलब सिंपल फॉर्म में बोल सकते हैं कि बायोट-सेवर्ट लॉ को बहुत अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। सो यस, आई एम योर ऋषभ उपाध्याय फ्रॉम योर फेवरेट चैनल फिजिक्स ज्ञान से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ। स्टूडेंट्स देखो, बायोट-सेवर्ट लॉ एक्चुअल में किसके लिए है, पहले ये समझ लो। एक्चुअल में ये किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनती है किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट P पे कितनी बनती है उसको हम लोग निकालते हैं बायोट-सेवर्ट लॉ के जरिए। लेकिन लाप्लास लॉ क्या बोलते थे कि किसी भी पार्टिकुलर चार्ज Q जिसका मैग्नीट्यूड हो, वो चार्ज अगर मोशन कर जाए पार्टिकुलर वेलोसिटी से तो उसके वेलोसिटी से मोशन करने से पार्टिकुलर पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ बनती थी, जिस वैल्यू को हम लोग अगर निकालने की कोशिश करें तो वो वैल्यू आपकी म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यूब होता था। ये बात हमने आपको बताई बहुत अच्छे तरीके से प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन अब यहां क्या है, अब यहां है आपका करंट कैरिंग कंडक्टर, दैट इज अ वायर। कोई वायर मैंने ले लिया XY लेंथ और इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है I, जो कि डायरेक्शन आप देख रहे हो ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है। अब भाई करंट फ्लो हो रहा है तो क्लास 10 का अगर आपका कोई जूनियर होगा उससे भी पूछोगे कि तुम बताओ हमको कि करंट फ्लो इसमें हो रहा है, तो वो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, तो वो भी तुमको बता देगा कि भैया क्या आप पूछ रहे हैं, वो तो आपका चार्ज का फ्लो होना ही तो करंट होता है, तो वहां पे चार्ज ही फ्लो हो रहे हैं। तो सिंगल चार्ज तो इतना था, लेकिन यहां पे ढेर सारे चार्ज हो रहे हैं। वो ढेर सारे चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट P पे। अब उस पार्टिकुलर पॉइंट P पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वही तुमको बायोट-सेवर्ट लॉ बताता है। उसी चीज को यहां पे हमको प्रूफ करना है। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। देखो भाई, हमने इस वायर पे एक छोटा सा एलिमेंट्री लेंथ ले लिया। एलिमेंट्री लेंथ सर हमने क्यों लिया, क्योंकि टोटल जब हमको लेंथ लेना है तो आपको मालूम है कि इंटीग्रेशन के जरिए हम लोग एक्चुअल में छोटे 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 पार्ट को ऐड ही करते हैं और ओवरऑल पाथ की वैल्यू निकाल लेते हैं इंटीग्रेशन के जरिए। अगर हम छोटे पार्ट से वैल्यू निकाल लिए, उसको इंटीग्रेट कर दिए उसके करस्पॉन्डिंगली कंपोनेंट्स में, तो हम ओवरऑल की वैल्यू उसी तरीके से निकाल लेते हैं। इसीलिए हमने यहाँ पे एलिमेंट्री लेंथ ले लिया और इस एलिमेंट्री लेंथ का जो वैल्यू लिया हमने डेल एल लिया। और मैं आपको बता दूं, इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे इरेज कर देते हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो डेल एल मैंने लिया है वो एक्चुअल में एक वेक्टर क्वांटिटी है और उस वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन अगर मैं बोलूं, डेल एल इज एन वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन, मैं यहां पे लिख दे रहा हूं आपके लिए केवल, डायरेक्शन इज ए लॉन्ग करंट। इस बात को इंपॉर्टेंटली लिख लेना, ठीक है, इस बात को इंपॉर्टेंटली लिख लेना। सबसे पहला इंपॉर्टेंटली पॉइंट ये लिख लेना, डेल एल वेक्टर इज द डायरेक्शन इज इन ए लॉन्ग आई वेक्टर, इज ए लॉन्ग आई वेक्टर इन, मतलब आई के डायरेक्शन में, आई जहां आपका करंट जा रहा है उसी की डायरेक्शन में डेल आई वेक्टर का डायरेक्शन। क्लियर हो गया भाई। चलो अब इसी डेल एल से मैं जो पॉइंट लिया हूं वो आपका आर वेक्टर की दूरी पे है। भाई वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा है क्लास 11th में, मिस किए हो ना तो क्लास 11th का भी वीडियो मेरे ही चैनल पे मिल जाने वाला है। तो कितना आसान तरीका है, मॉडर्न जो आपका ये टेक्नोलॉजी आ गया है ऑनलाइन पढ़ने का, कहीं ना कहीं अच्छा भी है कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आ रही तो वहीं पे डायरेक्ट मिल जाएगी, ठीक है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। तो ये भाई देखो, आर वेक्टर अपना कोई एक पोजीशन वेक्टर है जो डेल एल वेक्टर से किसका पोजीशन बता रहा है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट P पे पोजीशन बता रहा है जहां पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को निकालना है। चलो मैं यहां पे इसको भी लिख दे रहा हूं, आर वेक्टर दैट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम, कहां से, फ्रॉम डेल एल वेक्टर, विच मेक्स, मैं यहां पे ये भी लिख रहा हूं, विच मेक्स एंगल थीटा
विच मेक्स एंगल थीटा। किससे बना रहे हैं यार देख के ही लग रहा है कि वो बनाएगा आपके डेल एल वेक्टर से। मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया आपको दिखाने के लिए। वो आपका एंगल बनाया थीटा, किससे ही बनाया, डेल एल वेक्टर से। दैट इज अगर मैं आपसे बोलूं कि डेल एल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच में कितना एंगल है तो आप बता दोगे थीटा। क्लियर, चलो वेरी गुड। अभी आगे चलते हैं। सिंगल चार्ज के जरिए हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू देखते थे वो कितना होता था भाई, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई क्यू वी वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में मॉड ऑफ आर वेक्टर का क्यू। ये सिंगल चार्ज से होता था। मैं यहां पे इसको इस तरीके से लिख भी दे रहा हूं, लाप्लास रूल। मैं इसको यहां पर लिख भी दे रहा हूं, लेकिन यहां पे ढेर सारे चार्ज होंगे इस रीजन में। अब उस ढेर सारे चार्ज को पहले हमको निकालना पड़ेगा, तब हम उस ढेर सारे चार्ज को यहां पे अगर रख देते हैं तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो नंबर ऑफ चार्ज की वजह से मिलेगी, मतलब वो नंबर ऑफ करंट की वजह से भी, सॉरी मैं नंबर ऑफ करंट बोला हूं, वो करंट की वजह से भी मिलेगी, वो हम लोगों ने बता लेंगे। ठीक है, यही मेरा मोटो है। चलो मोटो तो क्लियर हो गया। अब आगे सुनो, डेल बी की वैल्यू हमने जाना लाप्लास के जरिए इतना है, तो हमें निकालना पड़ेगा टोटल चार्ज। तो अब हम निकालने वाले हैं टोटल चार्ज। देखो यहां पे अगर हम आई की बात करें तो आई एक्चुअल में आपका होता क्या है, चार्ज फ्लो विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। दैट इज ए चार्ज पर यूनिट टाइम का कॉन्सेप्ट ही एक तरीके से आपका करंट का होता है। ये बात आपको मालूम है, इट सेंस Q अपॉन टी। चलो भाई ये बात तो क्लियर हो गई, Q अपॉन V हुई होना है। अब भाई जो चार्ज की वैल्यू होगी इस रीजन में, डेल एल वाले रीजन में कितनी होगी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहां से थोड़ा सा ध्यान देना, यहां से ध्यान देने वाली बात है। वो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैं डायरेक्ट इस बात को लिखने वाला हूं, क्यू वी ए, आई इज इक्वल टू क्यू वी ए। सर क्यू वी ए क्या क्या लिख लिया, हमको कुछ समझ में नहीं आया। यहां पे क्या और कौन है हमको क्लियर नहीं है, थोड़ा सा बता दो। चलो मैं बता दे रहा हूं, सुनो। यहां पे जो आप देख रहे हो ये v, ये v एक्चुअल में है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन शॉर्ट फॉर्म है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो यहां पे आप वेलोसिटी आप देखते थे इलेक्ट्रॉन का, वहां पे चार्ज पार्टिकल देखते थे, और करंट वाले कंपोनेंट में क्लास 10 में अगर पढ़ा होगा तो वहां पढ़ा होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी। तो वीडी मैंने लिख के मैं शॉर्ट फॉर्म में उसको नोटेट कर रहा हूं वेलोसिटी। ये क्या है भाई, एरिया है। ये क्या है अपना, चार्ज है। चार्ज का सॉरी चार्ज की डेंसिटी, जो आप डेंसिटी ऑफ अ चार्ज बोलते थे, रो। ठीक है, चलो भाई इतना समझ में आ गया हमको। इतना समझने के बाद मतलब कि मैंने आपको ये यही लिखा है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। घबरा मत लेना कि सर ये नया चीज कैसे लिख गया, मैंने चार्ज को ही ओपन करके यही लिखा है, कोई नई बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। ये बात क्लियर होगी। अब भाई देखो आगे आगे क्या समझना है कि इस कंपोनेंट में अगर हम डेल एल से दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दें, डेल एल से किससे मल्टीप्लाई करना है भाई, डेल एल से अगर हम दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, थोड़ा सा देख लेना भाई, थोड़ा सा समझ लेना। आई डॉट डेल एल इज जस्ट इक्वल टू क्यू डॉट डेल एल अपॉन में टी। इस तरीके से थोड़ा समझ लो कि क्यू डॉट डेल एल अपॉन में टी। अब भाई लेंथ का कंपोनेंट है ये, टाइम का कंपोनेंट है ये, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम का कंपोनेंट हमें क्या देता है यार, वेलोसिटी ही देगा ना। उस चार्ज की वेलोसिटी ही देगा ना इस डेल एल वाले कंपोनेंट में, टाइम के साथ में वेलोसिटी ही ने देगा। कहने का सेंस ये यार, इसको मैं थोड़ा सा यहां बता रहा हूं, ध्यान समझना, थोड़ा सा ऊपर ले आ दे रहा हूं, झुकने की कोशिश नहीं करूंगा मैं। कहने का सेंस ये कि आई डॉट डेल एल का कंपोनेंट हमको क्या मिल गया, चार्ज मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी मिल गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे सामने निकल के आया। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने हौच पौच किया, लेकिन काम हमको इससे है कि आई डॉट डेल एल इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, क्यू वी मिल गया। मतलब चार्ज का मल्टीप्लाई अगर वेलोसिटी के साथ करते हैं तो करंट मल्टीप्लाई बाय डेल। यार ये तो नॉर्मल सेंस, कॉमन सेंस की बात है। चलो अभी आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लियोगे। देखो जब हम लोगों ने उसको पा लिया, इसका थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वर्जन ले लो। मैग्नीट्यूड वर्जन लेने का मतलब ये कि इसकी जब मैग्नीट्यूड वर्जन की बात करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्यू वी वी साइन थीटा, सॉरी वी बोल रहा हूं, क्यू वी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड वर्जन है। इसमें तो बात छुपी है नहीं कि नहीं सर इसको हमको नहीं समझ में आया कैसे ये आ गया, ये तो इसका मैग्नीट्यूड वर्जन है, आप जानते हो। अब क्यू वी की वैल्यू हम लोगों ने क्या देखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आई डॉट डी एल। अरे सर ये तो आसान था, फिर भी आप हमको इतना बता रहे हैं। दैट इज पुट क्यू वी इज इक्वल टू आई डी एल
आइडियल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम इक्वेशन फर्स्ट से इस वैल्यू में अगर हम इसको पुट करते हैं तो dB की वैल्यू अपनी क्या मिल जाएगी, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डॉट dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर। या देखो यही तो होता था आपका बायोट-सेवर्ट लॉ। क्या कोई नया लॉ होता था? नहीं, यही तो होता था बायोट-सेवर्ट लॉ, जिसको हम लोगों ने लाप्लास लॉ से प्रूफ किया है। तो ओवरऑल हम लोगों ने बायोट-सेवर्ट लॉ थोड़ा सा मैग्नीट्यूड वर्जन में पा लिया। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझना कि भाई इसमें क्या क्या कौन कौन है। मैं इसको यहां से इरेज कर रहा हूं, ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि हमको मालूम है कि आपका टाइम बहुत कीमती है। देखो, तो हम लोगों ने डेल बी की मैग्नीट्यूड पाई, क्या पाया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डॉट dl साइन थीटा अपॉन में r स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। भाई मैग्नीट्यूड लेंगे हम, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लेंगे ही हम, ठीक है, तो उसका मैग्नीट्यूड हम लेंगे ही हम, ठीक है। अब अभी सुनो, अभी क्या सुनना है, अभी सुनना ये है यार कि भाई ये जो एंगल है, थीटा एंगल है, वो किसके बीच का एंगल है? क्या आई और dl के बीच का एंगल है? कुछ स्टूडेंट समझते होंगे कि वो आई और dl के बीच का एंगल है, आई और dl के बीच का एंगल है, कुछ स्टूडेंट ये समझते होंगे, लेकिन नहीं, वो आई और dl के बीच का एंगल नहीं है। वो किसके बीच का एंगल है यार? वो आपका एंगल है dl वेक्टर और r वेक्टर के बीच का एंगल है। पॉइंट नोट करना। और इस चीज को तुम कैसे देखोगे? वेक्टर फॉर्म में देखोगे। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करें, वेक्टर फॉर्म में समझने की कोशिश करें तो क्या मिलेगा हमको? डेल बी वेक्टर इज जस्ट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। इसका तो कोई वेक्टर लेंगे नहीं तो कांस्टेंट वैल्यू है। आई तो वेक्टर होता नहीं है, आपको मालूम है, स्केलर होता है, क्लास 11 पढ़ लेना वहां पे। बचा क्या भाई? डेल एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। यहां देखो आ गया, डेल एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन में आर वेक्टर का क्या? क्यों। आर वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड है उसका क्यों। देख लो भाई, यहां पे भी वेक्टर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यों। ये रहा आपका वेक्टर फॉर्म किसका? बायोट-सेवर्ट लॉ का, किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पी पे। आसान है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो, तो डेल बी की वैल्यू हम लोगों ने सीख लिया, लेकिन छोटे से लेंथ की वजह से सीखा। ये तो अभी आपने छोटा सा लेंथ की वजह से निकाला ना, डेल बी है, देखो बहुत छोटा सा प्यारा सा है, ठीक है। लेकिन इससे अगर आप टोटल ओवरऑल लेंथ की वैल्यू निकालना चाहोगे, ओवरऑल लेंथ की वजह से बी की वैल्यू निकालना चाहोगे उस पार्टिकुलर पॉइंट पे, तो आपको यूज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। दैट इज ऑन यूजिंग इंटीग्रेशन बी नेट दैट इज डीबी का इंटीग्रेशन। ओवर लेंथ कर सकते हो, ओवर एंगल भी कर सकते हो, जो आपका यूज हो, क्योंकि यहां पे दो कंपोनेंट आप ले सकते हो, या तो एंगल के बेसिस पे इंटीग्रेट भी कर सकते हो, या तो लेंथ के बेसिस पे भी इंटीग्रेट कर सकते हो। कई स्टूडेंट दोनों तरीके जानते हैं, लेंथ के तरीके से भी और एंगल के तरीके से भी। सर ये चीज को आप हमको बताना दोनों तरीके से, हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे, लेकिन यहां पे नहीं, आपके आगे वाले लेक्चर में, जहां पे हम आपके सर्कुलर से, स्ट्रेट से, किसी भी शेप के वायर से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो छोटा सा प्यारा सा बायोट-सेवर्ट लॉ का प्रूविंग मैंने आपके सामने रख दिया, और इस प्रूविंग के बेसिस पे आप लोग अब क्या पा जाते हो वो मैं आपको बता देता हूं। सुनो, इस प्रूविंग के बेसिस पे कंक्लूजन में बता रहा हूं, कंक्लूजन सुनना आप। यहां पे हेडिंग डाले ना कंक्लूजन, ठीक है, कॉपी में डाल लेना कंक्लूजन। कंक्लूजन में मैंने आपसे क्या बोला? सबसे पहला कंक्लूजन, जो आपका डीबी की वैल्यू होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। जितना ज्यादा करंट फ्लो कराओगे उतना ज्यादा आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी उस पार्टिकुलर पॉइंट पे। यार कितना आसान है यार। सर मैग्नेटिक फील्ड का आप ये यूनिट नहीं बताया यार, पहले लेक्चर से मैं बताते आ रहा हूं। सर ये तो राजेश खन्ना वाला स्टाइल कर दिया, नहीं, पहले लेक्चर से मैं आपको बताते आया हूं कि मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होता है वो आपका टकला होता है, टकला नहीं टेस्ला होता है। टकला तो याद करने के लिए मैंने तरीका भी बताया था आपको, मैंने एक कहानी भी बताई थी कि टकला की कहानी क्या थी, तो वहां पे जाके आप वहां देख सकते हो, प्रीवियस लेक्चर में मिल जाएगा। दैट इज डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। करंट की वैल्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बी की वैल्यू। अब भाई जब डीबी की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, दूसरे फंडा में हम लोगों ने क्या सीखा? दूसरे फंडा में हम लोगों ने ये देखा कि डीबी की वैल्यू जो है ना यार, वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम, केवल मैग्नीट्यूड की केवल हम बात कर रहे हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड की केवल बात कर रहे हैं,
ध्यान देना, वेक्टर का अभी टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं करा है। तो ये दूसरा टर्म आपका हो गया। तीसरा टर्म अगर हम देखें आपको, तो dv की जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, dl साइन थीटा के। दोनों साथ में ले लो, dl साइन थीटा के। और आप अपने एकेडमिक में कहीं ना कहीं आप ऐसे ही पढ़ोगे कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, ऑन कंबाइनिंग दिस वी गेट दिस। आपने यही पढ़ा होगा, इसी तरीके से पढ़ा होगा। लेकिन मैंने आपको दिखाया कि ये तीनों चीज कैसे आया है, वो चीज हमने आपको समझाया। ठीक है, पूरा प्रूफ किया है आपके सामने, डेराइव किया है बायोट-सेवर्ट लॉ को। ठीक है, आई होप मजा आया होगा डेराइव करने में। ठीक है, चलो वेरी गुड। तो ये तीन कंपोनेंट आपने सीख लिया। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई क्या है, इसकी कहानी तो मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में ही बता लिया है। चलो भी, तो बायोट-सेवर्ट लॉ में सबसे खास इंपॉर्टेंट चीज हमको ये समझ में आती है कि किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट पे बी की जो वैल्यू होगी वो हमको इस तरीके से निकालने में मदद मिलेगी। और इस तरीके में हम लोग जो डेल एल वेक्टर लेते हैं वो आई के डायरेक्शन में ही लेते हैं। आर वेक्टर जो लेते हैं वो डेल एल वेक्टर से किसी पार्टिकुलर एंगल पे लेते हैं। अब वो एंगल कहीं भी हो सकता है। अब सुनो ध्यान से, केस सुन लो, केस सुन लो, थोड़ा सा केस सुन लो, इंपॉर्टेंट है भाई। केस क्या सुनोगे, देखो केस सुन लो थोड़ा सा भाई। केस में हम आपको बता रहे हैं कि अगर ये पार्टिकुलर पॉइंट P यहां पे नहीं है, अगर ये पार्टिकुलर पॉइंट P यहां पे है जहां पे वायर का डायरेक्शन है, देखो कैसे मैं बता रहा हूं। अगर ये वायर के डायरेक्शन में ही है, मतलब कि वायर के डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही वो पार्टिकुलर पॉइंट हो गया, तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू वहां क्या होगी बताओ। अरे यार, सब इसमें पूछ भी रहे हैं आप और बता भी रहे हैं आप, क्या दिक्कत है। देखो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो हम लोग लेते हैं इस कंपोनेंट में, अब थीटा की वैल्यू क्या हो जाने वाली है, 0 डिग्री हो जाने वाली है। क्योंकि देख लो डेल एल वेक्टर से जो आपका आर वेक्टर का वैल्यू आएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया, ये आपका आर वेक्टर हो गया, ये आपका डेल एल वेक्टर हो गया, ये दोनों वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो गया। जब एक ही डायरेक्शन हो गया तो उनके बीच की वैल्यू क्या हो गई, थीटा की 0 हो गई ना यार, पैरेलल हो गए यार, आप भी समझते हो क्लास 11। तो थीटा की वैल्यू जब 0 हो गया तो साइन 0 की वैल्यू क्या आती है, 0। जब 0 हो गई तो dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। थीटा इज इक्वल टू 0। तो समझ गए कि अगर उसी वायर के डायरेक्शन में ही हम पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकाले तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। बहुत अच्छा केस है। इसी चीज को तुम जाके डेरिवेशन में भी पढ़ते हो, लेकिन मैंने तुमको यहीं पे बता दिया। चलो, तो ये था आपका कंप्लीट बायोट-सेवर्ट लॉ की प्रूविंग और बायोट-सेवर्ट लॉ के बारे में बहुत प्यारी इंफॉर्मेशन। एक चीज और मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं, सुनना ध्यान से, एक चीज और जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना। ये तीन चीज पे तो डिपेंड करता ही है, लेकिन एक चीज और, सपोज कर लो कि ये आपका वायर है और इसमें आपका करंट फ्लो हो रहा है। करंट फ्लो हो रहा है मतलब कि चार्ज फ्लो हो रहा है। इलेक्ट्रॉन की अगर डायरेक्शन बोले तो इलेक्ट्रॉन को नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे जाएगा, ये जानते हो करंट के डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब इसी इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन में ही अगर हम किसी पार्टिकुलर बॉडी को, ऑब्जर्वर को, मतलब कोई ऑब्जर्व कर रहा है, यहाँ पे देख लो सोनू है मोटा सा सोनू है यहाँ पे, और सोनू ऑब्जर्व कर रहा है इस चीज को, और सोनू भी मूव करने लगा उसी वेलोसिटी से जिस वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। जब सोनू भी मूव करने लगा तो इसको इलेक्ट्रॉन कैसा लगेगा, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट तो पढ़े होगी। एक ही डायरेक्शन में गाड़ी और हम भी चल रहे हैं तो क्या गाड़ी हमको चलता हुआ नजर आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता है। ट्रेन में हम भी बैठे हैं और मेरा दोस्त भी बैठा है और ट्रेन चल रही है, तो मेरा दोस्त कैसा लगेगा, वो भी चल रहा है क्या, नहीं वो भी बैठा हुआ है। तो सेम चीज यहां हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसको क्या कैसा लगेगा, इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा है। अब जब ये इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा है तो क्या इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो ओरिजिनली मोशन कर रहा था, लेकिन इसको कैसा एक्सपीरियंस हुआ कि इलेक्ट्रॉन मोशन नहीं कर रहा है, क्योंकि रिलेटिव के कॉन्सेप्ट की वजह से। तो जब रिलेटिव के कॉन्सेप्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं आया तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बनेगी क्या, तो जवाब है नहीं। और सबसे बढ़िया जवाब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड आपका जो होता है वो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। रिलेटिव कॉन्सेप्ट मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे भी डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका क्या है, उसके साथ कैसा एसोसिएटेड है, उस पे भी डिपेंड करता है आपका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू।
फिर खैर इसको बात को यहीं पे रहने देते हैं। और बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको जो बायोट सेवर्ट लॉ बताया है, उस लॉ में अगर आप मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बताना चाहोगे तो कैसे बताओगे, मैंने आपको समझा दिया है। किस लॉ से बताओगे वो भी आपने बता दिया है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब अगर उसका डायरेक्शन का जजमेंट करेंगे तो डायरेक्शन के लिए हम लोग राइट हैंड थंब रूल देखते हैं। जैसा कि आपको मालूम है क्लास 10th में बचपन जो आपकी बीता उसमें आपने जाना है, जिसमें करंट के डायरेक्शन में आप अपने राइट हैंड से, ये वाला 2.5 किलो का हाथ तो आपका नहीं है, लेकिन जितने भी किलो का हाथ है उससे आप इसको वायर को अगर पकड़ लेते हो और अपने थंब को करंट के डायरेक्शन में रख देते हो। ये थंब बहुत काम का चीज है, अंगूठा लगाने के भी काम आता है और करंट का डायरेक्शन बताने के भी काम आता है। तो इस डायरेक्शन में अगर आप अपने वायर को रख देते हो और अपने थंब को रख देते हो तो उस डायरेक्शन में थंब जैसे ही रखा और अपने फिंगर को ओपन कर लो। अब जहां पे तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालना है उस फिंगर को उधर की डायरेक्शन में ओपन कर लो। जैसे कि हमको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहां निकालना था और मेरा पॉइंट इससे किधर है, इधर है। अब हमारा फिंगर जिधर रैप हुआ, अब भाई इधर तो नहीं घूमेगा ना, टूट जाएगा, लेकिन घूमेगा नहीं। तो वेव कहां हुआ, इधर ही हुआ, इधर ही हुआ, मतलब इनसाइड हुआ ना, इनसाइड हुआ। जब इनसाइड हुआ तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन गया, पेन के अंदर जा रहा है, ठीक। लेकिन अगर मेरा पॉइंट यहां होता, पी पॉइंट मेरा यहां होता, तो इसी को हम यूज करते, थंब का डायरेक्शन में करंट को ही रखते, लेकिन अब हम अपने फिंगर को ओपन उधर करते जहां पे हमको निकालना है। मैंने यहां पे ओपन किया, अब यहां से हम अपने फिंगर को अंदर की तरफ तो नहीं घुमा सकते, टूट जाएगा, फिर बाहर की तरफ ही घुमाना पड़ेगा। मतलब कि इसका मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगा, बाहर के डायरेक्शन में ही आएगा। आप इस डायरेक्शन को बनाना बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, लो में बना दिया। क्लियर हो गया। इनसाइड और आउटसाइड वाला डायरेक्शन का जजमेंट हम कैसे करते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर से, आपको समझ में आ गया होगा। मतलब अगर हम इससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बनाए तो आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, सर्कुलर पोर्शन में इस तरीके से बनेगा, ठीक है। उधर से वो इनसाइड जा रहा है, ये मैं इसको डॉटेड कर दे रहा हूं इस तरीके से, मान लो ये डॉटेड हो गया, ठीक। ये डॉटेड मैंने कर दिया, डॉटेड समझ लेना कि वो अंदर की तरफ जा रहा है, ठीक। और इधर मैं ये जो कर रहा हूं शेडेड रीजन में जो कर रहा हूं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ से जा रही है अंदर की तरफ, ठीक है, इस तरीके से जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक की बात कर रहे हैं ना, मैग्नेटिक। क्लियर हो गया बात, समझ में आ गया डायरेक्शन। या सर्कल पूरा नहीं बन पाया, बना लेना सर्कल थोड़ा सा, ठीक है, सर्कुलर रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। मैंने सर्कल नहीं बना पाया, बोर्ड मेरा बहुत बड़ा सा है, कॉपी तुम्हारा छोटा सा है, तो उसमें तुम बना सकते हो। तो ये आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है बायोट सेवर्ट लॉ के जरिए। अब अगले टॉपिक में हम लोग, मतलब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन क्या है बायोट सेवर्ट लॉ का, और वहां पे हम स्ट्रेट से, सर्कुलर से और बहुत से ऐसे अदर बॉडी से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे। तो आज के लिए केवल इतना ही। घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करते रहो, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।